देखिए, परिस्थितियाँ अगर विपरीत हों तो कुछ लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। कहने का मतलब वो है, देखिए विषम परिस्थितियाँ जो है ये हमारी परीक्षा लेने के लिए आती हैं कि हम अपना कितना जो है धैर्य बनाए रख सकते हैं। यानी कि विषम परिस्थितियों में कैसे हम सूझबूझ से काम करते हैं। तो देखिए विषम परिस्थितियों में अगर आप सूझबूझ से काम करेंगे, सही दिशा में काम करेंगे, तो आप जो है विषम परिस्थितियों से जो है मुकाबला कर लेंगे और एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाएँगे। तो अपने आप अंदर जो है कभी भी नेगेटिविटी को मत फ़ील कीजिए कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। हो सके आपका वो जो लग रहा हो कि मतलब ये हमारे साथ बुरा हो रहा है, उसी में आपकी जो है मतलब भलाई हो। देखिए आज है 4 अप्रैल और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए शुरू से लास्ट तक वीडियो में, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में मणिपुर सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए किसके साथ में एक समझौता किया है। तो देखिए ये समझौता मणिपुर की सरकार ने सैमसंग कंपनी के साथ किया है। याद रखिएगा, मणिपुर की सरकार ने अभी हाल ही में सैमसंग के साथ मिलकर स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए एक समझौता किया है। और देखिए जो मणिपुर की राज्य सरकार है, इसने मणिपुर ओलंपियन पार्क और खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के एक डोमेन के रूप में एक विश्व स्तरीय स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित करने के लिए सैमसंग डेटा सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साथ जो आपका अभिटेक आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है इसके साथ में समझौता किया है हाल ही में। तो याद रखिएगा इसको। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने टैप टू पे टू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की सहज सुविधा लाने के लिए नई कार्यक्षमता यूपीआई के लिए टैप टू पे लॉन्च किया। तो देखिए यूपीआई के लिए टैप टू पे को लॉन्च किया है गूगल पे ने। और ये जो आपका यूपीआई के लिए टैप टू पे जो आपका सुविधा है, ये पहल जो है ये पाइन लैब्स के सहयोग से गूगल पे ने शुरू किया है। और इस नए फीचर से भुगतान पूरा करने के लिए कोई भी यूजर्स होगा उसको केवल अपने फ़ोन को पॉस टर्मिनल पर जो है टैप करना होगा और अपने यूपीआई पिन का उपयोग करके अपने फ़ोन से भुगतान को प्रमाणित करना होगा। और क्यूआर कोड को स्कैन करने या फिर यूपीआई लिंक्ड मोबाइल नंबर दर्ज करने की तुलना में इस प्रक्रिया को लगभग तात्कालिक बनाना होगा। कहने का मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि आप जाते थे दुकान पे कुछ खरीदते थे तो क्यूआर कोड जो है उसको स्कैन करते थे, स्कैन करने के बाद जो है वेरीफाइंग होता था। उसके बाद आपका जो है ऑप्शन आता था कि कितना पैसा आपको पे करना है, तो आप अमाउंट डालते थे। उसके बाद पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते थे तब जो भुगतान होता था। और कभी कभी ये भुगतान लटक भी जाता था, पैसे कट जाते हैं और भुगतान लटक जाता है, लेकिन बाद में मैसेज आ जाता है 1-2 मिनट बाद कि आपका पेमेंट हो चुका है। लेकिन कभी कभी आपका पेमेंट तो हो जाता है, कस्टमर के यहाँ ये जो है रुक जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए गूगल पे ने हाल ही में पाइन लैब्स के साथ मिलकर जो है ये यूपीआई के लिए टैप टू पे सर्विस को शुरू किया है, ठीक है, ताकि आप एक बार जो है टैप करें और आपका पेमेंट हो जाए। अगला है कि हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने वाल्ट डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम को शुरू किया। तो देखिए वाल्ट डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम को एच डी एफ सी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने शुरू किया है। और देखिए ये जो कार्यक्रम है वाल्ट डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम, तो इस कार्यक्रम के तहत पात्र ग्राहक जो होंगे इनको निर्दिष्ट मानदंडों या फिर कार्यों को पूरा करने या रिवार्ड पॉइंट के माध्यम से प्रोत्साहित करने का जो है काम किया जाएगा। और देखिए इस कार्यक्रम के तहत अधिकतम ग्राहक नामांकन 10,000 होंगे। तो इसको याद रखिएगा कि वाल्ट डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम को एच डी एफ सी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने शुरू किया है, जिसके सीईओ है रितेश कुमार जी, और इस कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है और इसको स्थापित किया गया था 2002 में। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2022 से 2027 की अवधि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी। तो देखिए अभी हाल ही में कर्नाटका की सरकार ने जो है 2022 से 2027 की अवधि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है। और इस नीति का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में जो आपका कर्नाटका राज्य है इसमें 10 गीगावाट
नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करना है। तो ये टारगेट याद रखेगा, कितने गीगावाट, टोटल 10 गीगावाट नवीकरणीय यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करना है। कर्नाटका का ये टारगेट बनाया गया है 2022 से 27, यानी कि ये जो गैपिंग है 5 साल का, इसके बीच के लिए, ठीक है। और देखिए 2027 तक जो आपका ये नवीकरणीय ऊर्जा नीति होगा, ठीक है। 2027 तक इस नीति के तहत अकेले रूफटॉप सोलर से उत्पादित 1 गीगावाट ऊर्जा का हिस्सा हासिल करने का भी लक्ष्य रखा गया है कर्नाटका की सरकार के द्वारा। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2022 से 27 की अवधि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी, तो ये राज्य आपका कर्नाटका है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के आसाम क्षेत्रों में जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है यानी कि एप्सवा है, इसको कितने महीनों के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। तो देखिए जो आपका अरुणाचल प्रदेश का कुछ जो आसाम क्षेत्र है वहां पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को 6 महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की अवधि को बढ़ा दिया है। देखिए जो आपका आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट होता है, इसके तहत जो आर्मी के जवान होते हैं उनको विशेष अधिकार मिल जाता है। पूरा का पूरा जो एक तरीके से कहा जाए प्रशासन यही हैंडल करते हैं आर्मी वाले, और किसी भी व्यक्ति को ये जो है संदेह के आधार पर जो है उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, उसकी तलाशी ले सकते हैं, उसको हिरासत में रख सकते हैं, यानी कि फुल पावर मिल जाता है कि आप कुछ भी करिए लेकिन वहाँ पे अशांति नहीं फैलनी चाहिए। तो इसीलिए ये एक्ट बनाया गया है एफ्सपा। देखिए जो भारत का गृह मंत्रालय है इसके द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के इन सभी क्षेत्रों जिसका नाम मैंने लिया है तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग, ठीक है, इन क्षेत्रों में जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है ये इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है। और इसके अलावा भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के नामसाई और महादेवपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में भी जो है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का विस्तार कर दिया है। तो ये नया अपडेट याद रखेगा, यहाँ पे स्पेशली डेट याद रखेगा, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के जो आसाम क्षेत्र हैं स्पेशली तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग में। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को के जो है 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया। तो देखिए ये राज्य है मध्य प्रदेश, याद रखेगा। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के 5.21 लाख घरों का उद्घाटन हाल ही में किया है। और देखिए पीएम मोदी ने अभी हाल ही में जो है जो ये घर हैं इनका उद्घाटन किया है। इनका टारगेट था कि जो मतलब एक तरीके से पूरे भारत में टारगेट है, लेकिन स्पेशली अभी मध्य प्रदेश की बात हो रही है क्योंकि एक एक राज्य में एक एक सरकार के द्वारा जो है इसमें सहयोग करके जो है लोगों को घर देने का टारगेट रखा गया था 2022 तक। तो इसे जो है यानी कि जो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, तो इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा साल 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। इसको याद रखेगा। और इस योजना के बारे में आपको बता दूं कि जो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, ठीक है, तो इस योजना को पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1 अप्रैल 2016 को इसका नाम बदल दिया पीएम मोदी ने और बना दिया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। याद रखिएगा इसको, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में प्रश्न में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को कब शुरू किया गया था। तो देखिए ये पुरानी योजना थी इंदिरा आवास योजना, इसका नाम बदलकर 1 अप्रैल 2016 से इस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में जो इसको पुनर्गठित किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने पूरे भारत में अपने नेटवर्क के लिए डिजिटल नो योर कस्टमर यानी कि केवाईसी वीडियो के देखिए केवाईसी क्या होता है पहले थोड़ा सा मैं उसको बता दूं। देखिए केवाईसी, अगर आपने बैंकिंग का एग्ज़ाम दिया है, पीसीएस का एग्ज़ाम दिया है या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम दिया है, स्पेशली बैंकिंग में पूछा जाता है कि केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर, और कस्टमर को जानने के लिए बैंक वाले कस्टमर से कहते हैं कि आप अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड नंबर या फिर कोई भी जो है एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ हमें दीजिए। तो केवाईसी ग्रुप में मतलब आपको जानने के लिए जो है वो आपसे ये चीज़ें डिमांड करता है। तो इसी को कहते हैं केवाईसी कराना, यानी कि आपका डाटा वहाँ पे मतलब एक तरीके से डिजिटल प्रूफ के रूप में जमा कराया जाता है
किस लिए? ताकि आपके बारे में बैंक वाले जान सके कि हाँ, फला आदमी जो है यहाँ का निवासी है और इसका खाता हमारे यहाँ खुल रहा है। तो केवाईसी कई तरीके से अब होने लगा है। आप अगर सिम कार्ड लेने जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, आप अपना अंगूठा प्रेस करते हैं, आपकी फ़ोटो लेता है वहाँ पे, आपकी रेटिना स्कैन करता है और आपको नया सिम कार्ड देता है। तो वो भी एक केवाईसी का तरीका है। तो यहाँ पे बात हो रही है डिजिटल नो योर कस्टमर, वीडियो केवाईसी यानी कि वीडियो के माध्यम से केवाईसी और ई केवाईसी को लागू करने के लिए क्विक आईडी के साथ भागीदारी की है किस बैंक ने? तो देखिए, जो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, कौन सा बैंक? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसने पूरे भारत में अपने नेटवर्क के लिए डिजिटल नो योर कस्टमर यानी कि डिजिटल केवाईसी लागू करने के लिए, वीडियो केवाईसी और ई केवाईसी को लागू करने के लिए क्विक आईडी के साथ भागीदारी की है। और देखिए, इस भागीदारी या फिर साझेदारी का उद्देश्य निर्बाध ऑनबोर्डिंग लाना और पूरे भारत में ग्राहकों को कुशल डिजिटल सुविधाएं प्रदान करना है। देखिए, जो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 1911 को। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके एमडी और सीईओ हैं मातम वेंकट राव। और इसकी टैगलाइन है 1911 से आपके लिए सेंट्रल। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई ने बैंकों के लिए एटीएम में लॉक करने योग्य कैसेट का उपयोग करने की समय सीमा कितने वर्ष तक बढ़ा दी है? तो देखिए, अभी हाल ही में आरबीआई ने जो है एटीएम में लॉक करने योग्य कैसेट का उपयोग करने की समय सीमा 1 साल के लिए बढ़ा दी है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि जो आपके बैंक होंगे, ठीक है, बैंकों को अपने एटीएम में लॉक करने योग्य कैसेट का उपयोग करने की समय सीमा को जो है 31 मार्च 2023 तक जो है बढ़ाना होगा, जिससे नकद पुनर्प्राप्ति के दौरान 1 वर्ष तक स्वैप किया जा सकता है। अगला है कि हाल ही में किसने अंबेडकर यंग एंटरप्रेन्योर मेंटर प्रोग्राम लॉन्च करने की घोषणा की? तो देखिए, भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक अनाउंसमेंट किया है कि ये जो है अंबेडकर यंग एंटरप्रेन्योर मेंटर प्रोग्राम लॉन्च करेगी। और भारत सरकार उन महत्वाकांक्षी उद्यमियों की मदद के लिए जो आपकी ये योजना है अंबेडकर यंग एंटरप्रेन्योर मेंटर प्रोग्राम, इसको शुरू करने जा रही है, जो कि एससी यानी कि जो शेड्यूल कास्ट और ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास समुदाय से जो है संबंधित हैं और उद्यम पूंजी निधि प्राप्त करने में विफल हैं, यानी कि वेंचर कैपिटल फंड प्राप्त करने में विफल हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं एससी समुदाय के और ओबीसी समुदाय के जो कि जो है बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, लोन वगैरह नहीं मिल पा रहा है। तो उनको जो है इस अंबेडकर यंग एंटरप्रेन्योर मेंटर प्रोग्राम के तहत जो है फंड प्रदान किया जाएगा, यानी कि वेंचर कैपिटल फंड प्रदान किया जाएगा। और देखिए, जो आपका वेंचर कैपिटल फंड योजना है, इसके तहत सरकार अनुसूचित जाति के उद्यमियों को अधिकतम 6 वर्ष की अवधि के लिए 15 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। याद रखेगा इसको। अगला कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें 2015 से 2019 के बीच में अनपेक्षित गर्भधारण में सालाना कितनी वृद्धि आंकी गई है? देखिए, ये रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, जो आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, इसने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन अभी हाल ही में जारी की है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2015 से 2019 के बीच में, कब से कब तक? 2015 से 2019 के बीच में अनपेक्षित गर्भधारण में, एक तरीके से कहा जाए अनवांटेड गर्भधारण जो होता है, मतलब जो चाह के भी नहीं होता है, ठीक है, मतलब एक तरीके से गलती से हो जाता है, तो उसमें सालाना वृद्धि जो है 121 मिलियन आंकी गई है। यानी कि 121 मिलियन बच्चे जो है ये नाजायज़ पैदा हुए। याद रखेगा, नाजायज़ मतलब उनको एक तरीके से कहा जाए गलत तरीके से बच्चे कैसे पैदा हुए, जैसे कि मान लीजिए अभी रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। तो देखिए, सबको पता है कि रूस जो है शक्तिशाली है, यूक्रेन कमज़ोर है। और रूस के सैनिक क्या कर रहे हैं? एंट्री कर रहे हैं यूक्रेन में। तो देखिए, कुछ सैनिक ऐसे होते हैं, मतलब मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ, इस रिपोर्ट में जब मैं ये पढ़ रहा था मैंने, तभी मैंने देखा कि कुछ मतलब इसमें सैनिक ऐसे होते हैं जो यूक्रेन की महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध भी बना रहे हैं, जिससे उनके अंदर गर्भधारण हो जा रहा है। तो इसी की बात हो रही है यहाँ पे। क्या बात हो रही है? इसी को कहते हैं अनपेक्षित गर्भधारण। तो ऐसा पूरे बहुत सारे मतलब विश्व के देशों में है। जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान में भी अभी चल रहा है। पाकिस्तान ने चीन से इतना कर्जा ले रखा है। देखिए, अभी आपको पता होगा कि चीन का जो है एक वन बेल्ट वन रोड परियोजना भी चल रहा है, जिसके तहत जो आपका पाकिस्तान है, तो चीन जो है पाकिस्तान से होकर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जो है अपनी एक रेलवे लाइन बना रहा है।
तो इसमें क्या है कि इसके बहुत सारे अधिकारी जो है तैनात है और बहुत सारे अधिकारी जो है यहाँ पर पाकिस्तानी महिलाओं से शादी कर रहे हैं, जो चीनी अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी। तो ये घटना अभी पब्लिश हुई थी कुछ दिन पहले। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है और कर रहा है। तो वहाँ पे भी है मतलब अनपेक्षित गर्भधारण वाला मामला। तो खैर अगर इसको बताऊँगा मैं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ऐसी चीज़ें जो है पूरे विश्व में बहुत जगहों पे हो रही हैं और बहुत सारी जगहों पे तो आपने देखा होगा कि एक तरीके से कहा जाए जिस्म फरोशी को जो है बिज़नेस भी बना लिया गया है। आप बहुत सारे देशों में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको जैसे कि आप यहाँ पे दारू के ठेके हैं, वैसे वहाँ पे जो है वेश्यावृत्ति के ठेके भी मिलेंगे, जैसे कि बैंकॉक, ठीक है। तो बैंकॉक वगैरह में ऐसे बहुत सारा होता है, वहाँ पे पैसे पे कीजिए और जो भी है। तो खैर ये चीज़ें बहुत गलत हैं। नारी को उपभोग की वस्तु नहीं बनानी चाहिए। हम पढ़ रहे थे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के एक जो है रिपोर्ट के बारे में, इसका नाम था स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। इसमें प्रकाशित जो है 2000 मतलब आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2019 के बीच में जो अनपेक्षित गर्भधारण था, इसमें सालाना कितनी वृद्धि हुई? 121 मिलियन। याद रखेगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं मिलियन क्या होता है। देखिए 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 10 लाख हो गया। तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको टोटल आंकड़ा पता चल जाएगा, लेकिन 121 मिलियन ही याद रखिए। देखिए इस रिपोर्ट में बताया गया कि कोविड-19 यानी कि कोरोना काल जब चल रहा था, तो कोविड-19 महामारी के पहले 12 महीनों के दौरान गर्भ निरोधक आपूर्ति में व्यवधान आया और इसके कारण भी लगभग 1.4 मिलियन अनपेक्षित गर्भधारण की जो है सूचना मिली है। देखिए वैसे भी टीवी में बताया जा रहा था, मतलब न्यूज़ चैनल पे भी, कि कोरोना काल में जो है इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, ऐसा अनुमान बहुत सारे बड़े बड़े देशों ने जो है दिया था। वैसे भी हमारी पॉपुलेशन दुनिया में लगभग अब सबसे ज़्यादा होने वाली है। चीन के बाद पॉपुलेशन के मामले में हम पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। तो ये था रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के बारे में सारी चीज़ें जितनी मैंने बताई याद रखेगा। जिसको पब्लिश किया था यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने, ठीक है, यानी कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है इसने। और जो है कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। वर्तमान में इसकी जो हेड है इनका नाम है नतालिया नईम। तो ये थे आपके आज के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज सुनने का पहला प्रश्न है कि कौन सा राज्य जो है ये भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बन गया, बताइए। देखिए ये जो मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी कि कौन सा राज्य कितना सब्जी का उत्पादन किया, किसको पीछे छोड़कर आगे गया, ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसको मिस मत कीजिए। कल का वीडियो देखिए, इसको तुरंत रिवाइज कर डालिएगा। अगला प्रश्न है कि अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, आंसर बताइए। अगला प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बने, बताइए। साथ में ये भी बताना है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो आपका है इसका मुख्यालय कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब हुई थी। ये सारी चीज़ें मैं आपको कल बता चुका हूँ। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस का जो आयोजन है ये कब किया जाता है, बताइए। और अगला है कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, बताइए। अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन एमडी के सही उत्तर। देखिए का पहला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो देखिए इसको हम 1 अप्रैल को मनाते हैं। और दूसरा था कि हर साल कौन सा राज्य जो है 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है, तो ये राज्य आपका उड़ीसा है। और अगला है कि आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो देखिए ये गेंदबाज आपके हैं ड्वेन ब्रावो। और चौथा था कि गुड़ी पड़वा त्यौहार जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और पांचवा था कि हाल ही में किस राज्य की ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के रूप में विनय समरस योजना शुरू की गई, तो ये राज्य है कर्नाटक। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।